वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स सीरीज लेक्चर थर्ड। तो पहले के हमने दो लेक्चर में हमने देखा कि कंसंट्रेशन टर्म्स देखा, फिर हमने देखा कि राउट्स लॉ को देखा, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा। मैंने आपको बताया कैसे याद करना है आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये है, बस ये डिपेंड करता है कितने थे, किसके थे इसके मतलब नहीं है। जैसे किसी कंट्री की जो आर्मी होती है वो नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करती है। अब वो पर्सन कितने हैं, उस पर्सन कितने हैं, बस वही आर्मी की स्ट्रेंथ को बताता है। वो पर्सन कैसे हैं, कोई छोटा है, लंबा है, बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसी पार्टिकल कैसा है और किसका है उससे कोई मतलब नहीं, पार्टिकल कितने हैं बस ये। तो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, properties that depends upon the number of particle but independent on the nature of particle is called as colligative property. So colligative property depends, या colligative properties are the properties that depends upon the number of particle. ये important point. तो those these properties ये यहाँ पर लिखा हुआ है, dilute solution is one in which some special property which depends only upon the number of solute particle present in the solution irrespective of their nature. तो colligative property depends upon the number of particle, ये important है। colligative property, colligative property, colligative properties depends on the number of particle, ये important point, number of particles but independent on the nature of particle, the nature of particles, ये इंपॉर्टेंट। किसका पार्टिकल है इससे मतलब नहीं, कितने पार्टिकल है बस ये। अगर 10 पार्टिकल कैल्शियम क्लोराइड के हैं और 10 पार्टिकल आपके सोडियम क्लोराइड के हैं, तो मतलब पार्टिकल अगर सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम है तो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये मेन 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैसे वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है और कितना कम हो रहा है। ये एक वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, क्या होता है कि हमने सॉल्वेंट लिया है, इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा, इसकी सरफेस। और वेपोराइजेशन जो है सरफेस फिनोमेना है, तो इससे सॉल्वेंट जो है एवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा नंबर होंगे सरफेस के ऊपर वेपर, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस उतना कम होगा। वेपोराइजेशन प्रोसेस कम होगा तो वेपर प्रेशर भी हमारा कम हो जाएगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर पर डिपेंड कर रहा है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, जैसे आपको बताया कि कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कैसे होता है कि वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये हमने देखा था। तो कैसे वेपर प्रेशर के बदलने से बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई हम सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर हम जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वेपर प्रेशर के कम होने से। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी हमने देखा, इसको और ज्यादा देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम देखेंगे कि कैसे जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमारा 4 जो है ये मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 को हम टर्म बाय टर्म पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हम देखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले देखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये देखते हैं। इससे वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए क्या है
ये जो है, ये जो टर्म है, ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव, किसके रिलेशन में, ओरिजिनल के रिलेशन में, रिलेटिव, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर क्या है, जैसे ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का इनिशियल प्योर फेज में, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर मानिए आप, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट के हिसाब से आएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट है। जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब आप इसके अंदर सॉल्यूट डाल देंगे तो सॉल्यूट इसकी सरफेस पे आएगा तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा ये पी सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस पे सॉल्यूट आ गया है, तो ओरिजिनल के कंपेयर में तो ये कम हो जाएगा, ओरिजिनल के कंपेयर में ये कम होगा, तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल से कितना कम हो गया, तो पी नॉट माइनस पी एस, और ओरिजिनल के रिलेशन में कितना कम हो गया, तो ये पी नॉट से फिर वापस डिवाइड होगा, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में हम क्या करेंगे वैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी मोल्स, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। एन ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर वाला एन बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट ये गलती हो जाएगी, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर वाला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये टोटल जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के ही मोल्स, ये जो है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला ये आ जाएगा, इट दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन इसी टर्म में, अप्रोक्सीमेटली इसी टर्म में आ जाएगा, क्योंकि मोल्स सॉल्यूट के बहुत कम है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम मान रहे हैं, तो हमारा जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा फिर इसको हम मोलर मास में लिख लेंगे। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास, मोल्स को फिर मास में कन्वर्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा क्या, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है, बी जो है वो सॉल्यूट है और ए जो है ये सॉल्वेंट है। तो इसमें बस ये आपको अभी ध्यान देना है कि पी नॉट माइनस पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है, तो नीचे टोटल टाइम में जब मैंने टोटल करा है तो एनबी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरा रेशियो इसमें आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका थ्योरी है कि कैसे हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आप ध्यान रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसके बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ये है, इफ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका 100, इज एडेड टू 200 ml प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ये हमारा CS2 है, इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.3 ग्राम पर ml cc, हुज वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर प्योर फेज में कितना है 400 mm, कैलकुलेट द रिजल्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे मास पता होना चाहिए, तो मैं कर सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं बोल सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute by molar mass of solute, molecular weight of solute into mass of solvent, 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 mass of solvent divided by मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके हिसाब से हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, अब मास किसका, सॉल्वेंट का मास मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब मास का टर्म है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो डेंसिटी यहां पर कितना है 1.3, 1.3 इंटू 200 ml, 200 ml, ये कितना आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, तो ये आ जाएगा 260 ग्राम, 260 ग्राम ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है पहले से ही, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 1.5 ग्राम। तो मैं यहां पे लिख लूंगा पी नॉट, पी नॉट कितना गिवन है 400, पी नॉट माइनस पी एस, पी एस ही निकालना है बाय पी नॉट। एक तरफ पहले सॉल्व कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.5, 1.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 100 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया हमारा 260, 260 ग्राम। और मोलर मास कितना है, मोलर मास CS2, देखिए दो सल्फर है, एक सल्फर होता है 32, दो सल्फर हो गए 64, 64 में प्लस 12, ये 12, 4 2 6 6 7, 76, 76 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट CS2, ये 76 से इनटू कर दिया। अब हम क्यों रख देंगे, पी नॉट की जगह कितना रखना है 400, पी नॉट की जगह मैं रख दूंगा 400 और पीएस की जगह पीएस ही रखूंगा, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, पीएस ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 400 माइनस बाय 400, ये की वैल्यू रख दी। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 1.5 इंटू 76 is equals to divided by 100 is equals to divided by 260, 260, तो ये आ जाएगा हमारा 0.004, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.004, 0.004। तो मैं लिख सकता हूं 400 माइनस पी एस बाय 400 इज इक्वल्स टू 0.004। जब मैं 400 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा इनटू 400, ये आ जाएगा 1.75। तो 400 माइनस पी एस इज इक्वल्स टू 1.75। अब 1 जब हम उसको इधर लाएंगे तो पीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पीएस हमारे पास आ जाएगा, पीएस देख लेते हैं पीएस कितना आएगा, तो पीएस हमारे पास आ जाएगा, पीएस इज इक्वल्स टू 400 माइनस 1.75, तो पीएस आ जाएगा हमारा माइनस 400 इज इक्वल्स टू 398.24, 398.246, तो ये हमारा वेपर प्रेशर आएगा 398.246। तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये है कि उन्होंने सॉल्वेंट की वॉल्यूम दी है और सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है, तो उससे आपको सॉल्वेंट का मास निकलेगा। बाकी तो क्वेश्चन इजी है, इसमें और कुछ नहीं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर ऑफ ऑर्थोजाइलिन इज, अब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग दे दिया गया है, relative lowering orthoxylene 0.05 due to addition of 0.5 gram of non-volatile solute in 500 gram of solvent, what is the molecular, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्या है P नॉट माइनस PS, ये सॉल्यूशन का, और ये P नॉट ओरिजिनल सॉल्वेंट के कंपेयर में, रिलेटिव मतलब ओरिजिनल सॉल्वेंट के कंपेयर में कितना कम हुआ, तो सॉल्वेंट का तो ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम होगा, तो ज्यादा में से आपको कम को माइनस करना है, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये है हमारा। तो हम लिख देते हैं, तो P नॉट माइनस PS ये कितना दिया हुआ है 0.005, ठीक है।
अब यहाँ पर कोई वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास mw कर दें, mw अब डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मतलब किसके हैं, एक तो हमारा ये 0.5 डिवाइडेड बाय mw प्लस 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 500 ग्राम ऑफ व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसके अंदर 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमने नहीं माना है, तो सॉल्वेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे वाटर मान लेते हैं एज अ सॉल्वेंट 500 बाय 18, ये हमने वाटर को एज अ सॉल्वेंट मान लिया, ठीक है। तो इसके के इस चीज को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि अगर हम इसको डाइल्यूट मान रहे हैं काफी, तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें, आप नेग्लेक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, नेग्लेक्ट बिना करके भी आंसर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा है आंसर्स में, तो नेग्लेक्ट करके एक बार निकाल लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 0.005 इज इक्वल्स टू 0.5 बाय mw इंटू 500 इंटू 18 ये आ जाएगा। इसको देखते हैं फिर कितना आ जाएगा, ये 0.5 इंटू 18 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आ जाएगा हमारा 3.6। 3.6 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम इसको बिना नेग्लेक्ट करके ही देखते हैं, तो नहीं करते हैं इसको m बाय, ठीक है। तो उसके केस में हम देखते हैं इधर ये क्या हो जाएगा 0.005 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय mw डिवाइडेड बाय 0.5 बाय mw, ठीक है। इसमें रिलेटिव में वेपर और ऑर्थोजाइलिन, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थोजाइलिन इज 0. ड्यू टू एडिशनल 0. अच्छा, इसमें ऑर्थोजाइलिन जो है वो हमारा सॉल्वेंट है, ऑर्थोजाइलिन इसमें हमारा सॉल्वेंट है, तो इसको एक बार हटा देते हैं, वाटर नहीं है सॉल्वेंट इसमें, ऑर्थोजाइलिन जो है ये सॉल्वेंट, ऑर्थोजाइलिन जो है ये सॉल्वेंट, इसको हटा देते हैं। हाँ बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन इसमें हमारा सॉल्वेंट है, इज 0.005 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि P0 माइनस PS, P0 माइनस PS बाय P0, ये इसने कितना दिया है 0.005, ये है यहाँ पर। और अब यहाँ पे सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है इसमें, ये दिया हुआ है 0.5, और सॉल्वेंट क्या है इसमें, सॉल्वेंट जो है वो ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये जैसे ये है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर दो CH3, अगर दो ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, अभी कुछ नहीं। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है, वैसे तो C6H6 बेंजीन होता है, दो हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो दो C6H4 और दो CH3 प्लस कर दिए, CH3 होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं, तो C6H4 यानी कि 12×72 72 प्लस 4, और एक मिथाइल का कितना हो गया 12×3 = 15, 15×2 = 30, तो ये आ जाएगा 30, तो 4×2 = 6, 6 7 3 10 106, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 106। सॉल्वेंट हमारा जाइलिन है, तो इसका mw आ जाएगा, mw = 106। इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमारा यहाँ पर P0 बाय PS, P0 बाय PS बाय P0 ये कितना है 0.5, तो मुझे पता है P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अब मैं वैसे ही डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, यानी कि वैसे तो मुझे लिखना चाहिए NB अपॉन NB प्लस NA, तो मैं NB को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर NB को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर अभी नेग्लेक्ट करके चलते हैं, NB को नेग्लेक्ट कर दिया है मैंने, तो बाय NA से ही कर लेते हैं, बाय NA,
Na। अब Na क्या है, तो मैं इसको सॉल्व और कर लेता हूं, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5, मोलर मास मुझे निकालना है mw इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है इनटू 106 और ये सब किसके बराबर है, तो मैं अब इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.005 is equals to 0.5 into 106 divided by mw into 500, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये देखते हैं 106 into 0.5 is equals to 53 divided by 500 equals to 10.6 divided by 0.5 is equals to 21.30, तो ये हमारा आ जाएगा 21.30, ठीक है। 0.5 into 0.5 into 106 is equals to 53 divided by 500 is equals to 106 and divided by 0.005 is equals to 21.20, 21.3 के आसपास मान लो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो MW कितना आ जाएगा, MW is equals to 0.5 into 106 100, that is equal to 21.2 समथिंग, तो ये 21.2 की जगह 21.3, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, बस मेन दिक्कत यहाँ पर ऑर्थोजाइलिन अगर आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखें ये ऑर्थोजाइलिन है, जाइलिन में आपको ऐसा करना है, देखो जाइलिन बना बेंजीन से, मैं कैसे याद करता है ऐसे, तो जाइलिन मतलब एक्स, अब ये ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थो मतलब अगल बगल, ये ऑर्थो मेटाजाइलिन मतलब इधर, पैराजाइलिन मतलब इधर, ठीक है। ऑर्थोजाइलिन अगल बगल में दो CH3, जाइलिन मतलब CH3 निकल रहा है जाइलिन, मेटाजाइलिन मेटा पोजीशन में दो CH3, पैराजाइलिन पैरा पोजीशन में दो CH3, तो वो हमारा वहां पर हो जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नॉन वोलेटाइल पोटेशियम आयोडाइड Ki in water 298 it is noticed that vapor pressure reduced from, अब यहाँ पर देखिए यूनिट का फर्क कर दिया है, आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन, ये 23.8 mm है, ये 2.0 CmHg है, तो इसको मैं CM में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 2.38 CmHg और ये 2.0 CmHg, तो कितने का रिड्यूस हो गया, ये हो गया 0.38 CmHg का आ गया, ये आ गया 0.38 CmHg, इसका हमारा ये लोअर इन वेपर प्रेशर आया। तो हमें पता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, on addition of volatile potassium iodide it is noticed that vapor pressure reduced from 23.8 mmHg to 2.0 CmHg या 20, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, तो 0.3, ठीक है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो 0.3 minus 1, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, तो ये हो गया हमारा ठीक है 2.0, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.38, तो P0 minus PS by P0 is equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मेरा जो है P0 minus PS ये कितना आया 0.38 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 2.38, इसको हम कर लेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.3 माइनस 0.38 बाय 2.38, ये आ जाएगा आपका 0.15 0.159 0.160 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.159, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.16, ठीक है। तो ये हमारा 0.160 आंसर आ जाएगा। बस आपको ये करना है, यहाँ पे MMHg था और ये 2 था, मतलब इतना हमारा सॉल्यूशन का इनिशियल था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे इतना रह गया, तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया 0.38 का, इसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया, तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन में, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया मेरा
1.6। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट पूछता तो इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, वो भी आप ध्यान रखना। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब ये है हमारा फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल। अब ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इससे मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये इसके और ज्यादा पार्टिकल नहीं बनेंगे। ये आप आगे जाके वैन ड्रॉप फैक्टर में पढ़ेंगे, आई के केस में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं अभी यहाँ तो आप इसको रहने दो। सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm pressure is 2 degree Celsius. Assuming the concentration of the solute is much lower than the concentration of solvent, determine the vapor pressure. ठीक है, तो इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे इन्होंने फिर वेपर प्रेशर पूछा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि दो चीजें दी हुई हैं आपको, एक तरीके से दो टेस्ट कर लिए इसमें एक ही क्वेश्चन से, आपको वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में रिलेशन पता है कि नहीं पता, या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन पता है कि नहीं पता। तो हमें पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम मोलैलिटी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कह रहा है 2 डिग्री बढ़ गया है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। केबी कितना है 0.76 है, और मोलैलिटी कितनी है, ये मोलैलिटी में मान लूंगा मोल्स, moles of solute upon mass of solvent into 1000, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 2 आ गया, अब इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल, ठीक है 100 ग्राम, वाटर कितना है 100 ग्राम, ये हम मैं यहाँ पे ये 100 ग्राम रख दूंगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 0.76 इनटू moles of solute by 100, moles of solute by 100, इसको हटा देते हैं, moles of solute by 100 इन ठीक है into 1000 ये मैंने रख दिया क्योंकि वाटर मेरे पास 100 ग्राम है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 बच जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होते हैं, इसको हम वहां पे कर लें, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 2 0.6 into 10 is equals to moles of solute, ये आ जाएगा moles of solute ये हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा 0.2 डिवाइड 0.76, तो moles of solute 0.26 आ गए moles of solute। ठीक है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो डिटरमाइन द वेपर प्रेशर, तो क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 atm प्रेशर, 1 atm को 760 mmHg मान लेते हैं, तो इनिशियली 760 माइनस PS बाय 760 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 0.263 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा वाटर कितना 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 18, ये आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.PS की वैल्यू मुझे निकालनी है, 0.263 इंटू 18 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू 760 इज इक्वल्स टू 35.9, ये आ जाएगा 760 माइनस PS इज इक्वल्स टू 35.9, या इस 36 मान लेते हैं, तो PS कितना आ जाएगा, PS अब दूसरा पेन ले लेते हैं, तो PS हमारे आ जाएगा PS इज इक्वल्स टू 760 माइनस 35.9, ये आ जाएगा हमारा, तो माइनस ये आ जाएगा 760 इज इक्वल्स टू 35.9, 760 माइनस 35.9 हमारा 724.1, तो अप्रोक्सीमेटली 726 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बस ये है इसके अंदर आपको इनिशियल जो प्रेशर लेना है वो 760 वाटर का दे लेना, क्योंकि वाटर के अंदर ही हमने डाला है, तो वाटर का ओरिजिनल प्रेशर जो है वो एक तरीके से
बॉइलिंग पॉइंट पे 760, जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने वो 760 माना है, 180 इज इक्वल टू 760, ओरिजिनल हमने 760 माना, फाइनल का हमें निकालना है पीएस का, और ओरिजिनल से वापस डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मच लोअर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, तो नीचे वाले सेगमेंट में टोटल मोल्स में मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो करके मैंने इसका आंसर निकाला, इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे कुछ वेपर प्रेशर के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन थे, सिंपल से आते हैं वेपर प्रेशर के अंदर क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। अब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ग्राफ, एक ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। होता क्या है कि जब आप कोई सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें कोई सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व से दिखाया गया है। अभी ये क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कुछ भी मान लीजिए आप, 0.5 एटीएम मान लीजिए, और यहाँ पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान लीजिए। अब आप वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से बढ़ाते हैं, अब जहां तक ये जहां पर बढ़ के ये 1 एटीएम के बराबर आ गया, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, तो वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ एक सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट डाल देंगे, तो ये अभी मेरा सिर्फ सॉल्वेंट के लिए था, लेकिन सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट डाल देंगे, सॉल्वेंट में क्या करेंगे, सॉल्यूट डाल देंगे, तो इसका वेपर प्रेशर कम आ गया, वेपर प्रेशर कम आ गया, तो इसको फिर मैंने नीचे लिखा है, इसको फिर मैंने दूसरी लाइन से इंडिकेट करा है, इसको नीचे लिखा है, ये कम आ गया है, मैं इसको यहां पर भी लिख सकता हूं, उसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। इस कम को मुझे उठा के वापस 1 एटीएम करना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज द टीबी ऑफ सॉल्यूशन, टीबी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द टीबी ऑफ सॉल्वेंट। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आता है डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एलिवेशन है तो चेंज पॉजिटिव आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करना है आपको, तो ये इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर को आपको वापस उठा के वापस 1 एटीएम करना है, तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर होगा उतना वेपर प्रेशर कम आएगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये कर्व इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको पूछे नीचे वाला कर्व किसका है, तो नीचे वाला कर्व सॉल्यूशन का, जितना नीचे जाएगा उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो हमारा ये क्या है, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे रिलेटेड है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, इसे देते हैं हम, ये एम मोलैलिटी को हमने और ज्यादा सॉल्व कर लिया है, टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, ये है हमारा। अब मोलैलिटी लेते हैं, मोलैलिटी नहीं लेते क्योंकि हमें टेम्परेचर देखना है इसमें, तो टेम्परेचर जो है वो मोलैलिटी पे डिपेंड, या मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोलैलिटी डिपेंड करती है, तो मोलैलिटी इन सब में लेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन जैसे ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 735 torr is 99.07 degree Celsius. The mass of NaCl obtained, the mass of NaCl added in 100 gram water to make its boiling point 100 degree Celsius is, ठीक है, कितना चेंज हुआ है, पहले कितना था, पहले 99.07, अब आया 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 100 माइनस 99.07, ये बढ़ गया हमारा 0.993, तो 100 माइनस 99.07 इज इक्वल्स टू 0.93, ये बढ़ जाएगा हमारा, कितना हमारा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू यानी कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, केबी हमारा दिया हुआ है, तो 0.93 इज इक्वल्स टू केबी, केबी कितना है 0.51 इनटू एम, मोलैलिटी कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ NaCl 100 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर टू मेक, ये मास ही हमें निकालना है NaCl का, तो ये आ जाएगा x बाय NaCl का मोलर मास
तो 23 प्लस 35, 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 0.5, 5 3 8, 3 2 5, 58.5। तो ये 58.5 इंटू, अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 इंटू 1000, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स हम देख लेते हैं एक्स कितना है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख लेता हूँ 0.93 इंटू 58.5 इंटू 100 divided by 0.51 into 1000 is equals to x। x को सॉल्व कर लेते हैं तो 0.93 8.5 into 100 is equals to divided by 0.51 is equals to divided by 1000 ये आ जाएगा हमारा 10.66 10.66 यानी 10.68 हमारा आंसर। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10.66, दैट इज 10.68 के आसपास हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे सॉल्व करना है। दूसरा है एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट 0.36 डिग्री सेल्सियस, Kf and Kb for water are 1.8 respectively, then the value of boiling point of solution at 180 m। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ पर जो है Kf से ये जो Kf है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पहले 0 था, एक्वस सॉल्यूशन का ही हम मान रहे हैं, पहले 0 था, अब वो -36 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो डिप्रेशन कितना हुआ, जैसे आप ये देखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम करते हैं, ऐसी डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम करेंगे। तो डेल्टा टीएफ क्या है यहाँ पर, मतलब वो डिप्रेशन कितना हुआ 0.36 डिग्री सेल्सियस का, माइनस नहीं लिखना आप, क्योंकि वो डिप्रेशन का मतलब नेगेटिव में ही है, तो उसको आपको माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो ये आ जाएगा 0.36 इंटू केएफ, केएफ कितना है 0.36 सॉरी 0.36 is equal to 0.36 is equal to 0.36 is equal to KF कितना है, तो KF है हमारा 1.8 इंटू मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो मोलैलिटी मुझे इस केस से मिल जाएगी, तो मोलैलिटी मेरी आ जाएगी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 0.36 डिवाइडेड बाय 1.8। इसी मोलैलिटी को फिर मैं इसमें रख दूंगा जब वाटर का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा। तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, इसी मोलैलिटी को मैं वहां रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा टीबी कितना है कि देन द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही मुझे निकालनी है। तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, केबी कितना गिवन है, केबी इज इक्वल टू 0.52 और मोलैलिटी कितनी गिवन है, मोलैलिटी 0.36 डिवाइडेड बाय 1.8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, तो 0.52 इनटू ये आ जाएगा हमारा, यानी वाटर का पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था और 0.104 बढ़ गया, तो ये आ जाएगा 100.104। ये आ जाएगा, इनिशियली बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100। तो ये हमारा डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी अगर हम इसे भी देखें तो डेल्टा टीबी क्या होता है, टी सॉल्यूशन, ठीक है, ये है हमारा टी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टी सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन का पूछा है तो सॉल्वेंट के इधर ऐड कर देंगे, तो 0.104 प्लस 100 इज इक्वल्स टू टी सॉल्यूशन आ जाएगा, टी सॉल्यूशन, तो मेरा 100.104 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में पूछ लेगा, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पूछ लेगा, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पूछ लेगा, या आपको वेपर प्रेशर के डिक्रीज में पूछ लेगा। तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁴ मोलैलिटी है और NaCl। अब NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, तो NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस Cl माइनस। तो एक NaCl 2 पार्टिकल देके जाएगा, एक NaCl 2 पार्टिकल देता है, तो 10⁻⁴ मोल कितना देगा,
तो 2 इंटू 10 की पावर -4 पार्टिकल मोल पार्टिकल आ जाएंगे। मतलब 10 की पावर -4 अगर है, 10 की पावर -4 NaCl है, NaCl तो कितना पार्टिकल देगा? ये 2 इंटू 10 की पावर -4 पार्टिकल्स दे देगा। 10 की पावर -3। अब ये यूरिया जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता। यूरिया का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूरिया डिसोसिएट नहीं होता। अगर 100 पार्टिकल है तो 100 ही रहेंगे, लेकिन NaCl आपने 100 डाल दिया तो 200 हो जाएंगे, एक पार्टिकल 2 में टूट जाता है, इसलिए इसका डबल कर दिया। अब यूरिया का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -3, तो ये 1 इंटू 10 की पावर -3 ही रहेगा। ठीक है, MgCl का कंसंट्रेशन, अब एक MgCl2 कैसे डिसोसिएट होगा? तो MgCl2, एक MgCl2 डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो 2 पार्टिकल इसके और एक पार्टिकल इसका, टोटल 3 पार्टिकल बना के देगा। तो इसका कंसंट्रेशन कितना? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा क्या है? 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3। सबसे ज्यादा पार्टिकल कितने हैं? तो सबसे ज्यादा पार्टिकल हमारे ये हो जाएंगे, ये सबसे ज्यादा पार्टिकल है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल मतलब ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जितने पार्टिकल होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, उसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, थर्ड वाले का ज्यादा। थर्ड वाले के बाद सेकंड नंबर जो सबसे हाईएस्ट है, तो सेकंड हाईएस्ट है NaCl 2 इंटू 10 की पावर -3। तो सेकंड नंबर फिर हमारा हो जाएगा थर्ड 4। ठीक है, 4 आ गया हमारा, सेकंड 4 आ गया। इसके बाद जो लेस नंबर वही है 1, उसके बाद यूरिया आ जाएगा, तो यूरिया, और उसके बाद लास्ट में फिर 2 इंटू 10 की पावर, तो हाँ आंसर आ जाएगा ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे पार्टिकल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करना। अब मैं भी कराऊंगा इसमें यहाँ पर। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड A एंड B हैविंग बॉइलिंग पॉइंट A इज 70 डिग्री सेल्सियस। A का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 70, और B का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100, और ये मिक्सचर 101.2 पे जा रहा है। तो कौन सा एजियोट्रॉप बना रहा है? ये बना रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से बनाते हैं? नेगेटिव डेविएशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अगर ये कहीं 68 पे बॉइल करता, आंसर होता हमारा पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 6.5 gram. Vapor pressure of the solution of 6.5 gram solute is 100 gram solvent 730 ml. If the Kb is then the boiling point of the solution. ठीक है, मुझे इसमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालने के पास मेरे लिए मोल्स होना चाहिए, मोल्स। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या? तो पहले तो इन्होंने दिया है एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम इज 732। 732 सॉल्यूशन में हो गया। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा हम क्या मानेंगे? 760, 760 माइनस 732, ओरिजिनल हम मानेंगे 760। वाटर का वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट जो हम देखते हैं वो 760 mmHg पे देखते हैं, तो ये आ जाएगा 732 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के करना हूं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसको हम कर लेते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं x मान लेता हूं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि वाटर है 100 ग्राम, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18 आ जाएगा, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है, x ये मोल्स ऑफ, ठीक है, तो x इज द मोल्स, तो ये आ जाएगा हमारा 760 माइनस 732 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल्स टू x इंटू 18 डिवाइड बाय 100। तो x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 760 माइनस 732 इसको मैं निकाल लेता हूँ। 760 माइनस 732 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 760, ये आ जाएगा हमारा 0.368, तो ये आ जाएगा 0.0368 is equals to x into 18 by 100। अब x की वैल्यू निकाल लें, तो ये आ जाएगा into 100 डिवाइड 18, x 0.2046, ठीक है, x आ जाएगा मेरे पास, x is equals to 0.2046
ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो मैं टीबी भी निकाल सकता हूँ। टीबी में कैसे निकाल लूंगा? टीबी में निकाल लूंगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी। केबी कितना दिया हुआ है? तो केबी इसके अंदर 0.52 दिया हुआ है। 0.52 इंटू मोल्स कितने हैं? 0.20467 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट 100 इंटू 1000। ये मैंने मोलालिटी निकाली, मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इनटू 0.52 इज इक्वल्स टू इनटू 1000 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 100। तो मेरा ये डेल्टा टीबी 1.06 आ गया। तो डेल्टा टीबी आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1.06। तो 100 में उसको ऐड कर देंगे तो 101.6 के आसपास आ जाएगा। 101.06 इसमें 101.06। तो डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी है टी सॉल्वेंट, सॉरी टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1.06। अब टी सॉल्यूशन निकालना है, टी सॉल्वेंट जो है वो 100 है, तो 100 प्लस 1.06 इज इक्वल्स टू 101.06, दैट इज इक्वल टू 101, अप्रोक्सीमेटली 101 उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when CuSO4 is added, when CuSO4 is added to the solution of ammonia, अब है क्या? जब CuSO4 अमोनिया के साथ लगता है तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये ध्यान रखना। वैसे तो क्या है, CuSO4 डिसोसिएट होगा एक्वा सॉल्यूशन में तो डबल कर देगा पार्टिकल, लेकिन अमोनिया के साथ होगा तो ये एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन कैसे? CuNH3 होल कुछ X करके सल्फेट फिर बाहर आ जाएगा SO4। तो ये अमोनिया के पार्टिकल को इसने कैप्चर कर लिया। अब ये बड़ा एक पार्टिकल बन गया, मतलब कई सारे पार्टिकल बना ले। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 होता 5, तो ये 5 अमोनिया पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल में बन गया। तो ये एसोसिएशन है। जब भी एसोसिएशन होगा तो आपका जो है क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे का अपोजिट है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखना आप। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, ये आंसर होगा हमारा। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऐसे गैप बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर चला गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया, ये ऐसे होता है। और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा अगर नंबर ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वो भी हमारा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर ये हमारा ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना हुआ आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मतलब क्रायोस्कोपिक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मतलब क्रायोस्कोपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हम। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है। वो भी हमारा क्या है कि जैसे डेल्टा हम लिखते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये हम लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ नॉट। अब वहां तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करते हैं, लेकिन यहां करते हैं सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पे करते हैं सॉल्यूशन, डेल्टा टीबी क्या लिखते हैं? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ये करते हैं। और डेल्टा टीएफ क्या करते हैं? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट, ये यहां आ जाएगा और वहां चला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब वही है KF इनटू। तो इसमें से अब इसका जो कर्व है वो इंपॉर्टेंट है। कर्व जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो कर्व ऊपर की तरफ जाता है, इसमें टेम्परेचर कम करना है तो हम इसको उल्टा पढ़ते हैं। इनिशियली ये टेम्परेचर है और वेपर प्रेशर है। जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। होता ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेस के बराबर हो जाता है तो जाके चीज फ्रीज हो जाती है। जैसे आइस का कुछ वेपर प्रेशर होगा और वाटर का कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेकिन अभी वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? वाटर का।
और इस वाटर का वेपर प्रेशर कम करोगे आप कैसे, टेम्परेचर डिक्रीज करके, तो ये डिक्रीज करके जब ये आइस के बराबर हो जाएगा तब ये फ्रीज हो जाएगा वाटर। तो मतलब हम बॉइलिंग में क्या करते हैं, बॉइलिंग में करते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या गैस फेज में जो प्रेशर उसका करते हैं। तो लिक्विड का गैस के साथ मैच करते हैं और फ्रीजिंग में क्या करते हैं, लिक्विड का सॉलिड के साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर को पीछे की तरफ लाऊंगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर मेरा पीछे की तरफ आया। अब ये प्योर आइस है, ये प्योर आइस है और ये सॉल्टी आइस है। आपने क्या कर दिया, सॉल्टी आइस का वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, ये प्योर आइस था और ये सॉल्टी आइस है, तो सॉल्टी आइस का वेपर प्रेशर कम होगा। और ये सॉल्टी वाटर है तो सॉल्टी वाटर का भी वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसको मैच करना है मुझे सॉल्टी आइस से और इसको मैच करना है मुझे प्योर आइस से, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पीछे की तरफ आते हैं ये ऐसे। तो जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे उतना कम होता चला जाएगा, नीचे नीचे आता जाएगा और फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही पीछे की तरफ आता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा कर्व था, ये ध्यान रखें आप। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्रैश कोर्स हमें करना है। एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -30, ये हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मोलर मास कितना है, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम सुक्रोज इन 100 डिग्री 100,000 ग्राम वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा टीएफ इक्वल्स, ये आ जाएगा केबी इनटू एम, केबी इनटू एम। अब के एफ इंटू एम। अब के एफ कितना है, के एफ है हमारा 1.86 और मोलालिटी कितनी है, सॉल्यूशन सुक्रोज, सुक्रोज कितना है 68.5 डिवाइडेड बाय सुक्रोज का मोलर मास 342 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है n 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम इनटू 1000 ग्राम, ये है। इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा डेल्टा टी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है 1.86, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.86 68.5 divided by 342 is equals to 0.37, यानी 0.37 डिग्री सेल्सियस वो कब होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 0.37, तो यानी वो -0.37 पे चला जाएगा। डेल्टा टी एफ हमारा क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन। अब टी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टी सॉल्वेंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो टी सॉल्यूशन क्या होगा, टी सॉल्यूशन जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -37 डिग्री सेल्सियस, 0.37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि 0.37 हमारा डेल्टा टी एफ आया, तो 0.37 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस ऑफ टेट्रामराइज, ये इंपॉर्टेंट, टेट्रामराइज। तो इसमें क्या है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर देखना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर को हम और डिटेल में करेंगे, तो वेंट ऑफ फैक्टर इसके अंदर देखना पड़ेगा। होता ये है कि अल्फा, अल्फा जो होता है ये होता है I-1, जब डाइमराइज या पॉलीमराइज होता है 1/n-1 ये होता है, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर कितना है 80%, 80 को परसेंट को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.80 इज इक्वल्स टू आई, आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल है ये एक तरीके से, I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। अब n मतलब क्या है, टेट्रामराइज, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 0.80 इज इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय 1/4 -1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आई आ जाएगा हमारा 0.80 इंटू 0.75 इज इक्वल्स टू I-1, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, 0.80 इंटू 0.75, 80 इंटू 0.75 माइनस 0.6 I-1 0.4, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, I 0.4 आ गया, I 0.4 आ गया। अब होता ये है कि डेल्टा, होता क्या है, होता ये है कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू I इंटू के बी के एफ इंटू एम, I इंटू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ
KF कितना गिवन है? KF, ठीक है, determine freezing point is then the molar mass of A. Solution is 2.5 ग्राम 100. KF को हम मान लेते हैं, जो हमारा ऊपर के क्वेश्चन में है वहां से हम KF की वैल्यू ले लेते हैं. KF कितना है? 1.86 वाटर के लिए 1.86, तो KF कितना आ जाए? 1.86. 1.86 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 2.5 वाटर लेवल देन द मोलर मास ऑफ ए. ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय mw इंटू मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम. 100 ग्राम और इसको इंटू 1000 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? तो ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर लोअर्स. अब ये डेल्टा टीएफ कितना गया? डेल्टा टीएफ हमारा 0.3, तो 0.3 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 1.86 इंटू 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mw इंटू 100. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो mw कितना आएगा? तो mw हमारा आ जाएगा 0.4 इंटू 1.86 इंटू 2.5 into 1000 is equals to divided by 100. 100 is equals to divided by 0.3 is equals to 62. इसमें MW आ जाएगा, वो आ जाएगा 62. MW आ जाएगा हमारा ऊपर वाले के लिए, MW आ जाएगा हमारा 62. आंसर 62. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन.